सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ज़िंदगी का सच डाल रही हूँ। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच जो मेरे साथ आज तक हुआ है और जिसे मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, अपने पर्सनली ही रखा, जिसको मैं समाज के सामने नहीं लेके आई। लेकिन आज मुझे मजबूरी में लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरी परिवार में जो मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसका दर्द, उसकी उत्पीड़न वो मैंने ही झेली है, ये सोच करके कि समाज क्या कहेगा। लेकिन इस उत्पीड़न को झेलते झेलते मैं खुद इतनी एक बीमार हो गई कि जिसके कारण मेरा डिप्रेशन, एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं और ये समाज के सामने मेरी सास रूमा बेरी, मेरे जेठ राहुल बेरी जी, इनका परिवार, जो इनकी वाइफ वगैरह, जो सब मिलकर के अच्छे होने का ये जो समाज के सामने अपने आप को पेश करते हैं अच्छे बन करके, तो मैंने सोचा कि इनकी सच्चाई भी डाली जाए कि ये ऐसे करते हैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं इनको झूठे एलिगेशन लगा रही हूँ या मैं जानबूझकर ऐसी हरकत कर रही हूँ, नहीं। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं शादी के 12 साल इनको बर्दाश्त नहीं करती, और इनकी बदतमीजियाँ, इनकी सारी हरकतें वो मैं सहती ना, मैं चुपचाप सहती रही, क्योंकि मेरी जान खतरे में थी, मेरी मम्मी की और मेरी बहन की। लेकिन अब सब कुछ इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। मेरी बहन को गलत कामों में इन्वॉल्व करवा दिया है और पापा की संपत्ति हड़पने की पूरी साजिश इन लोगों ने करी है। मुझे तो अब जाके पता लगा, लेकिन मैं चुप रही। सिर्फ मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था किसी भी तरीके का, ना पुलिस का और ना मुझे वकील का, क्योंकि इनका एक ही कहना है, तू जहाँ जाएगी वो लोग हमसे हैं, वो लोग हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। इट मीन्स पुलिस और पुलिस हो, नेता हो, मंत्री हो या वकील हो, जज हो, ये सब हमारे उस पे चलते हैं, क्योंकि हम इनको सपोर्ट करते हैं। ये इनके वर्ड्स थे। तब मुझे समझ नहीं आता था कि सपोर्ट क्या है, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था ठीक है, कोई आपस में ही सब मिलते होंगे, चाय नाश्ता अच्छा खाते पीते होंगे, एक दूसरे मान सम्मान देते होंगे, तो शायद यही सपोर्ट होगा। मुझे, मेरी नज़र में यही था कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले। लेकिन इनकी हरकतें अब पता चली है कि किस सपोर्ट की ये बात करते हैं। अब मैं आपको आज ये मेरी स्टोरी जो है वो आप बीती, जो मैंने कष्ट झेला है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। किस तरह से ससुराल में एक मेंटल हैरेसमेंट दिया जाता है, बहू को कैसे टॉर्चर किया जाता है, ताकि आप लोगों को भी प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी पता लगे। कुछ माताओं बहनों को भी सपोर्ट मिलेगा, कुछ मेरे पुलिस भाइयों को भी सपोर्ट मिलेगा इस मामले में कि ऐसा होता है, बहुओं को इस टाइप से भी टॉर्चर करते हैं, और वकील भाइयों को भी समझ आएगा कि, क्योंकि जब इनके पास क्लाइंट आते होंगे, बताते होंगे ऐसे ऐसा हमें टॉर्चर किया जाता है, तो कई लोग बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, वो दर्द मैं नहीं भूल सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। जिन लोगों को मेरी वीडियोस देखनी है पूरी, तो वो देख सकता है, जिसे इंटरेस्ट है। जिसे इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ वो मेरी आगे वीडियो शेयर कर दे, ताकि ये मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए और कुछ बहनें और बहुएँ हमारी बचाई जाएँ, ताकि ये जो मैं आपको अब बताऊंगी कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, कहने को तो कुछ भी नहीं है, टाइम पास वीडियो लगेगी। लेकिन अगर एक इसको डीपली सोचा जाए, एक फीलिंग के साथ सोचा जाए, एक माइंड के साथ सोचा जाए, तो ये बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना देने वाली बीमारी है, जो हमें स्लो पॉइजन दिया जाता है, और जिसके कारण घर की बहू, बच्चियाँ, बेटियाँ अपना भी उनका शोषण हो रहा होता है माइंड का, और वो बीमार हो जाती हैं। फिर वो जब बहू बीमार हो जाती है तो उस पर भी ये ससुराल वाले एलिगेशन लगा देते हैं, देखो ये तो बीमार पड़ी रहती है। कैसे कैसे टॉर्चर करते हैं मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ हुआ है। और जिन लोगों के साथ और भी किसी तरीके से अलग हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनको भी शेयर करूँगी अपनी एक फ्रेंड, मित्र, भाई के साथ, कि भाई मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं, उनका भी मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे मानसिक प्रताड़ना दी गई। आपने मेरी लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, पार्ट 30, जिसमें मेरा भाई दूज, शादी के बाद पहला भाई दूज था, उसमें मेरी आने जाने के लिए रोक लगाई। उसी दिन से भाइयों से रिश्ते ख़त्म करवाए मेरी सास ने। अब आप आ जाइए, अब 23 अक्टूबर को शादी हुई, 15 नवंबर आ गया, भाई दूज ख़त्म।
तो वहाँ से अब मानसिक प्रताड़ना मुझे और ज़्यादा मिली। जैसे इन्होंने कहा कि मम्मी का एक रूटीन था कि भाई सुबह जल्दी उठना है। अब आप देखो कि मैं रात को 1 बजे सोती थी, ये जान के लेट आते थे कैसे। मम्मी हमारी सासू माँ रूमा बेरी जी ये सुबह जल्दी उठ गई, जानबूझकर उठी 3:30 बजे 3 बजे, और हम अपने बेडरूम में हैं, बेडरूम वहीं था, एक रूम मिला हुआ था मुझे, और वहीं पे ये किचन में ज़ोर से कभी बर्तन फेंकती थी, कभी कुछ करती थी, कभी हमारा दरवाजे पे लात मारती थी। इस तरह से हमारी नींद को डिस्टर्ब करती थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती थी। फिर उसके बाद मेरे को बोल दिया था कि 4 बजे उठ जाना। हम 4 बजे उठते थे। ये अपना गंगा जी घाट पे जाती थी दुनिया को दिखाने के लिए। जब देखो घाट पे जा रही है पूजा पाठ करने, और बहू को इतना टॉर्चर करती है। खाली मैं ही बहू नहीं, एक मेरे से बड़ी जेठानी है हेमा बेरी जी, उनको भी इतना परेशान किया है। उनकी भी स्टोरी एक अलग से बना के मैं आपको बताऊँगी। उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा टॉर्चर झेला है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, तो इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है। सिर्फ उन्होंने अपना दर्द मेरे साथ ही शेयर किया था लास्ट ईयर। तो मेरी सास वहाँ चली जाती है घाट पे, तो हम पीछे से ये क्या बोलती थी कि 5 बजे के बाद हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगता, तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगा। ठंड का टाइम था, नवंबर का महीना था, और मेरे को सर्दी ज़्यादा लगती है गर्मी के मुकाबले में, तो मेरे को सर्दी ज़्यादा लगती है। उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठती थी और कहती थी कि बिना नहाए अपने बेडरूम से नहीं निकलना है। तो मेरे बेडरूम में वॉशरूम था, मैं वहाँ गर्म पानी लगा के नहा लेती थी। 4:30 बजे 5 बजे मैं बाहर निकलती थी। सारे घर का डस्टिंग वस्टिंग करना, पोछा झाड़ू करना, ये एक सज़ा दी थी। जैसे एक जेल में सज़ा मिलती है ना, इस टाइम से इस टाइम में ये काम, इस टाइम से ये टाइम का, मतलब वहाँ मुझे अपनी फ्रीडम नहीं थी कि वो 5 बजे पोछा लगाने की जगह मैं क्यों ना 7 बजे लगा लूँ। मुझे अगर पहले चाय पीनी है तो क्यों ना मैं पहले चाय पी लूँ, फिर मैं पोछा झाड़ू लगा लूँ। पर ये नियम इनके घर के चलते थे, क्योंकि ये बोलती थी मकान मेरा है, तू नौकर है इस घर की, तेरा पति भी नौकर है, ठीक है। अब यहाँ से सुनना, अब ये नौकर पे आ गई। अब तक तो ये बेटा था, बेटे की शादी करी। तो आपको कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि इनके भाई भाभी, इनके मम्मी पापा सब पैसे लेकर के, मेरे हस्बैंड से पैसे लेकर के बारात में खड़े हुए, अदरवाइज तो ये बारात में भी नहीं आ रहे थे। तो सोचो ये बेटा था या फिर ये नौकर था, जिस नौकर ने इनको पैसे दिए और ये शादी में खड़े हुए। इन्होंने 5 बजे पोछा लगवाया। उसके बाद मैं फ्री होती थी, घर बहुत काफ़ी बड़ा था, बहुत सारा पोछा लगवाती थी। इनके यहाँ कोई मैट नहीं थी। कहने को तो बहुत ये अपने आप को दिखाते हैं हम रईस हैं, रईस तो कुछ भी नहीं है, दिखावे के हैं। अगर आज इनके घर में मेहमान बिठा दिए जाए ना, तो ये 1000 रुपये खर्च करने में इन्हें मौत पड़ती है। तो इनकी औकात ये है। तो ये मेरे से सुबह उठ करके सारा काम कराने के बाद फिर इतने में ये 7 बजे वहाँ से गंगा जी से आ जाती थी। हम लोग चाय पीते थे, चाय नाश्ता करते थे, और फिर ये क्या करती थी, चाय नाश्ता करके अपना 7 बजे सो जाती थी। अब आप मुझे बताएं कि ये सही करती थी। ये 7 बजे सो गई, 1 बजे दोपहर के 1 बजे उठती थी। उसके बीच 7 से 1 के दौरान मैं सारा काम अकेले कर रही हूँ। इसको सब्जी भी, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी सलाद रायता, ये फ्रेश चाहिए होता डेली, ठीक है। और ये मेरे को कहती थी कि हमारे यहाँ ना सतरंगी थाली होनी चाहिए, जिसमें कि मैंने अपने हस्बैंड से जब पूछा कि भाई ऐसा खाना मम्मी बनाती थी पहले, बोले कि नहीं, हम तो एक सब्जी बनाते थे तो 2-2 दिन चलती थी हमारी, मम्मी इतना सारा बना लेती थी, हम माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते थे। मैंने कहा तो ये मुझसे इतना क्यों, मेरे लिए इतना ताज़ा खाना बनाना मेरे लिए ये करती है कि भाई हम बहू को बुरा ना लगे इसलिए इतना सारा खाना बनवाओ, या फिर क्या दिखाना चाहती थी। तो इन्होंने कहा कि मम्मी ने तो पहले ऐसा नहीं बनवाया, मम्मी तो एक दिन ही राजमा बनाए तो 3 दिन चलते थे हमारे, पर पता नहीं जब से तेरी शादी हुई है हम दोनों की, तो तब से ये इतना ज़्यादा सामान बनवाने लगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे कुकिंग करना बहुत शौक था बचपन से, मैंने उस वक्त इसको दिमाग ही नहीं लगाया। अब पता लगता है कि ये मुझे टॉर्चर किया जाता था कि ये सारा दिन घर के काम में लगी रहे। इसने मुझे बोला सतरंगी थाली चाहिए, तो मैं उस तरह से रेडी करती थी। खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, मैं अपनी तारीफ़ क्यों करूँ, लेकिन ये है जो है क्वालिटी मेरे में वो है। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मैं अकेले लगी रहती थी 7 से
1 बजे, ठीक 1 बजे इसको खाना चाहिए होता था। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इसको जाके बोलूँ कि मम्मी खाना तो रेडी हो गया है। तो ये टॉर्चर देखना कि मैं दरवाज़ा भी बड़ा धीरे से खटकाती थी, घबराहट अंदर सीने में रहती थी, बड़े प्यार से बोलती थी मम्मी जी ये आपका खाना। तो जब इन्हें देखा थाली में खाना ले, अब तक तो ये थाली में खाना ले रही थी, ठीक। जब मैं थाली में खाना लेके गई तो इसने कहा कि वहाँ रख दे किचन में। मैं कहा क्या हुआ? बोली कि मैंने कहा सतरंगी तो थाली बनाई है जैसे आपको पसंद है, सब चीज़ रखी है प्लेट में। तो बोली वहाँ रख दे, अपाइज नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं अपाइज नहीं हूँ। मैं जब तू खाना बना ले तो मुझे आवाज़ दे के बता दिया कर, खाना बन गया, मैं अपना आप डाल दूँगी। मेरी मर्जी, मैं थोड़ा खाऊं ज़्यादा खाऊं, क्या खाऊं और क्या ना खाऊं मैं ये डिसाइड करूँगी। मैंने कहा ठीक है, आज तो थाली ले लो। कह रही नहीं, क्या पता तो इसमें कुछ मिला के लाई हो, कुछ टोटका करके लाई हो ताकि मैं जल्दी मर जाऊं और ये इस मकान की मालिक तू बन जाए। इन्होंने इस तरह से मुझे टॉर्चर किया और कहा वहाँ रख दिया। अपाइज नहीं हूँ मैं, चल सकती हूँ देख, और मुझे चल के दिखा रही है, एटीट्यूड में ही देख, चल रही हूँ ना, हाथ पैर चल रहे मेरे, मैं अपना आप ले लूँगी, ठीक है। मैं मन में सोच रही थी उस वक्त, मैंने कहा जब तुम्हारे हाथ पैर चल सकते हैं, मैं अकेली लगी रहती हूँ सुबह 7 से 10 बजे तक, मुझे कपड़े भी धोने हैं, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, मुझे डस्टिंग तो सुबह करा ली, सब कुछ कर लिया, बहुत काम होते हैं। अपना आप अकेले लहसुन छीलना, प्याज करना, सब्जी काटना, बर्तन भी हो जाते हैं, सब चीज़ होता है। पर सास अगर थोड़ा सपोर्ट करते, चलो भाई मैं लहसुन प्याज छील दूँ, चल मैं धनिया की चटनी बना दूँ, चल तू रोटी बना ले या तू सब्जी बना ले, मैं इधर प्याज काट के रख दूंगी तेरे लिए, मैं पापड़ भून लेती हूँ, मैं रायता बना लेती हूँ, छोटे मोटे काम करा दूँ। पर नहीं, जबकि मेरी सास शरीर से बहुत अच्छी, सुंदर भी है, हट्टी खट्टी हैं, फिट है, इट मीन्स यंग एज लगती है उनकी, अपने आप को उन्होंने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है ब्यूटी क्वीन ने। लेकिन काम करने की भावना इनके अंदर कुछ नहीं थी, सिवाय सिर्फ अपनी एक प्लेट धोती थी, जो अपना जिसमें इनने भोजन किया उस प्लेट को ला करके ये सिर्फ वो ही धो करके चल देती थी बस। मैंने तो यही देखा कि इसके अलावा कोई बर्तन इसने धोया नहीं आज तक। किचन जैसी पड़ी हो, गैस पड़ी, वो सब टोटल जिम्मेदारी मेरी थी। और ऊपर से फिर ये कह दिया जाता था तू कौन, तू कौन, तू इस घर की बहू नहीं है। हम मुझे नीचा दिखाया जाता था 1 महीने बाद से ही कि तू इस घर की बहू नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं यही खोज में लगी रही। नई नई शादी हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था, आप सोच लो 23 अक्टूबर को शादी हुई, 15 नवंबर से मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। छोटा छोटा तो सारा आपको बताया ही है कि ससुर के साथ भी इसने आरोप लगाए, सब चीज़ किया, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा इसने टॉर्चर शुरू करा। मैंने ये चीज़ भी बदतमीजी बहुत झेली, ये रोज़ होता था आए दिन, मैं अपना आप ले लूँगी खाना, मुझे ये पसंद नहीं, ये नहीं बनाया, जानबूझ के कहती थी ये बना दो, फिर उसके बाद नहीं खाना। और तो और सबसे बड़ी बीमारी ये थी, एक दिन मैंने 1:20 पे खाना दिया। उस दिन थोड़ा लेट हो गई थी मैं, मेरे राजमा थोड़े कच्चे रह गए थे, तो मैंने दोबारा उसको सीटी दी, तो पन्ने में टाइम लग गया। तो ये सो रही थी, तो मैंने 1:15 बजे आवाज़ लगाई, मम्मी खाना बन गया है और ले लो। तो इसने घड़ी की तरफ देखा और फिर मेरे को घूरने लगी। मैं चुपचाप खड़ी रही। मैंने कहा क्या हुआ, आप खाना ले लो, आपने तो बोला था कि मैं अपना पी लूँगी। बोली टाइम देख। तो मैंने कहा 1:20 हो गए। तो बोली तो मैंने कहा खाना ले लो, अभी तो लंच टाइम तो है ही। बोली कि मैं 1 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ, पता है ना तुझे मेरा। 1 बजे के ऊपर 1:01 भी हो जाएगा ना तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैं कहा ये कौन सा नियम है? बोली बस मेरा अपना नियम है, जाओ तुम खाओ, जाओ जाओ, दोनों मियाँ बीबी खाओ। इन्होंने जिद पकड़ ली, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने भी करी, खाना लगाया प्लेट, ना 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 ना, तू तो बीबी का हो गया, चल तू तो बीबी का हो गया, तू तो बीबी का हो गया। इस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया। फिर इन्होंने कहा कि चल एक काम कर, तू अपना आम और मेरा डाल ले, हम खा लेते। हम अपने बेडरूम में ही खाते थे, हम एक प्लेट में खाते थे। नई नई शादी हुई थी तो हम दोनों पति पत्नी एक ही प्लेट में खाते थे। थोड़ा सा ही दरवाज़ा लगा देते थे, क्योंकि दरवाज़ा अगर हमने खोल दिया तो भी घूर के देखती रहती थी सामने रूम से, तो ये दरवाज़ा लगा देते थे कि चल हम खा रहे हैं, चलो तुम नहीं खा रही हो ना, चलो जब तुम्हें भूख लगे खा लेना। इन्होंने ऐसे बोल दिया। मतलब 2-3 चम्मच ही हमने राजमा चावल खाए हैं और उनने दरवाज़ा मेरा बेडरूम का जोर से खोला और खड़ी हो गई एटीट्यूड में और बोली बदतमीजी से, अबे ओ, माँ ने तो खाना खाया ना, तू क्यों खा रहा है? मैंने कहा ये सुबह से 6 बजे से ऑफिस थे तो भूख तो लगेगी, जब कमा रहे हैं ये तो ए सुन, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं कर रही हूँ मैं, बीच में मत बोल, हम माँ बेटों के बीच में।
मैंने कहा ठीक है फिर आप निपट लो। तो ये कुछ जवाब नहीं दे पाते थे अपनी मम्मी को, ये सिर्फ मुस्कुराते थे, कहते थे अरे चलो ना दिमाग, तुम अपने आप को गरम मत करो ना, मुझे करो, तुम खाना ले लो, जाओ खा लो। बोली नहीं मुझे जवाब दे, ये लौंडा कैसे बदल गया 1 महीने में। माँ के साथ तो कभी ना एक प्लेट में खाया गया तुझसे, ये बाहर की आई हुई अभी 1 महीना नहीं हुआ तो उसके साथ एक ही प्लेट में खा रहा है? कोई जवाब नहीं था हमारे पास। मैंने कहा मम्मी ठीक है आप ले लीजिए ना खाना, मैं डालती हूँ। फिर तू बीच में बोली, तू मुझे ये बता ईशा है कौन तू, हमारे घर की है कौन? मैं तो अपने लड़के से बात कर रही हूँ भैया, यहाँ रखा है 9 महीने, यहाँ रखा है मैंने, तो मेरा को पूरा अधिकार है इससे बात करने, तू बीच में मत बोल हमारे बीच में। ये जवाब देवेगा जो माँ के साथ नहीं खाया तो तेरे साथ क्यों खा रहा है ये 1 प्लेट में। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है तुम कल से ना अपनी प्लेट लगा ले। देखो कहते हैं ना जब सास दुश्मन बन जाए बहू की तो वो उसके पति से भी नहीं बनने देती और रिश्तेदारों से भी नहीं बनने देती। तो इसने ये खेल वहाँ से शुरू कर दिया। मेरे आँख से आंसू गिर गए। मैंने वो 2-3 चम्मच ही खाना खाया था, मैंने कहा मैं नहीं खा रही। इस तरह से इसने इतना टॉर्चर किया ना हम लोगों को। फिर वो खाना हमने जितना खाया और रख दिया। उसके बाद ये 3 बजे तैयार व्यार होकर चाय वाय पी कर के दोनों फिर दोबारा से खड़खड़ी चले जाते थे ऑफिस में। मुझे आज तक ये ऑफिस में नहीं लेके गए थे, तो अब जाके मेरे को कई साल बाद पता चला कि इनका ऑफिस कहाँ है। ये दोनों चले जाते थे 3 बजे और मैं फिर वही शाम का सारा काम करना, शाम को जो कपड़े धोए थे उन सबको प्रेस करके रखना, अपना सारा देखना, किचन का काम देखना, शाम के लिए भी वही दाल चावल रोटी सब्जी सारा फ्रेश चटनी ये सब बनाना। और फिर अलग से अगर कोई मुझे डिश अच्छी सी बनाने आती थी तो मैं वो भी ट्राई करके इनको बना करके देती थी। मुझे शौक था कुकिंग का। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रात को ये जानबूझ के ठंड के टाइम में, जबकि ट्रेवल्स का काम तो सर्दियों में बंद भी हो जाता है, पर ये जाते थे डेली वहाँ पे, रात को यहाँ से आ रहे 10 बजे ठंड में ठठुरते हुए। मैं वेट कर रही हूँ इनके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लग रही। ये होती बहू की कंडीशन, मुझे भूख लग रही है। शाम का कोई मुझे नाश्ता नहीं मिलता था खाने के लिए, जैसे कुछ लोग खा लेते हैं भाई, कभी टिक्की कभी समोसे कभी पाव भाजी है ना, खाते हैं ना आजकल। तो मेरे को शाम की चाय के साथ भी कुछ नहीं मिलता था और सिर्फ चाय पी ली। मुझे भूख लगती थी तो मैं सोचती थी क्या खाऊं। कभी कभी इनके एब्सेंट में मैं मैगी बना के खा लेती थी। मैं अपने पति को बता देती थी, क्योंकि मेरे अंदर एक चोरी की आदत नहीं है कि मैं चुपके चुपके खाऊं उन बहुओं की तरह। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बता देती थी कि मुझे भूख लगती है। तो इन्होंने 2-4 पैकेट मुझे ला के दिए और कहा कि ये खा लिया कर पीछे बना करके हमारे। उसके बाद ये रात को आते थे 10 बजे। अगर मूड अच्छा है तो खाना खा लेगी, मूड अच्छा नहीं है किसी बात को लेकर कोई लकड़ी और रखी दिमाग में तो आकर के रात को वहीं घर में क्लेश कर देना 11 बजे। कई बार ऐसा हुआ कि हम भूखे सोए हैं पति पत्नी दोनों। वो खाना भी बना बनाया रह गया और वो हमने फ्रिज में रख दिया, स्टोर कर दिया। वो फ्रिज का जो बासी खाना हो जाता था मैं खाने के लिए रेडी रहती थी, मैं इनके साथ एडजस्ट कर लेती थी। बाकी ये तो खाती नहीं थी, जो ताज़ा चाहिए था। तो जो खाना बचता था कुछ तो मैं खा लेती थी, कुछ तो बच गया। बासी खाना भी कब तक चलेगा। तो वो उसी दिन ही आधी सब्जी वहाँ जाती थी हेमा भाभी के यहाँ। हमारे घर का सारा बना हुआ खाना वहाँ जाता था और लड़ती थी इशू ज़्यादा जान के बनाती थी। इसको ये रहता था, देखो हम 3 जने थे, 3 जने में ये क्या करती थी जानबूझ करके 1 किलो राजमा भिगो देती थी। क्या हम इतने खाएंगे? नहीं, 1 किलो राजमा भिगोए, 1 किलो राजमा के हिसाब से आधा किलो प्याज, उसमें इतने सारे 5-6 लहसुन अदरक सब डलता था। टमाटर उसमें काफ़ी आधा किलो डल जाते थे क्योंकि इतने सारे बनते थे। उसके बाद ये आधे राजमा पैक करती थी बड़े डोंगे में टिफ़िन में और ये खड़खड़ी लेके जाती थी। इस तरह से मुझे परेशान करती थी कि इसको लगाई रखो किचन में, ये बनाएगी ज़्यादा। इधर से हमारे घर का राशन भी जाता था और वहाँ पे 5 जनों के लिए जाता था। वहाँ डैडी थे, बड़े जेठ बीच वाले जेठ गौरव भैया, हेमा भाभी और उनके 2 बच्चे। 5 जनों के लिए इनके लिए खाना जाता था। आए दिन ये अपना आप निकाल लेती थी, चाहे मेरे लिए बचे ना बचे ये उनको पैक करके दे देती थी, क्योंकि डेली खड़खड़ी जाती थी। रात को 10 बजे आई, खाना वाना खाया, फिर मैंने सारी किचन समेटी, सारे बर्तन मांजे, करते करते 1 बज जाता था। 1 बजे जब मैं अपने बेडरूम में जाती थी सोने के लिए तो इसको बड़ा वो लगता था कि ये क्यों दोनों बेडरूम में चले गए। ये ऐसे रिएक्ट करती थी अपने इंप्रेशन मेरे आगे कि तू मेरे लड़के के साथ नहीं सो रही, तू बहू नहीं है, तू इसकी पत्नी नहीं है, तू ना एक रखेल है, तू एक ना बीवी नहीं है इसकी, तू मेरी सौतन है, बल्कि ये जो बेटा है ना ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा पति है। इस तरह से इसके विचार होते थे मेरे पति को लेकर के।
क्योंकि ये बूढ़ी होने के बाद भी अपने आप को इतने फिट रखती थी, इतनी नौजवान रखती थी। अपना फेशियल कराना, टाइम टू टाइम अपने डाई लगवाना बालों में, नेल पेंट करना, और बेटे को ऐसे रखती थी जैसे इसका नौकर हो या फिर इसका बड़ी एज का बना के रखना। इसको ना तमीज़ सिखानी, ना इसको पहनने उड़ने का ढंग दिखाना। जो ओल्ड एज के पुरुष कपड़े पहनते हैं, चेक वाली शर्टें, ऐसी बना करके इनको ले जाती थी कि ताकि कोई ये इमेजिंग ना करे कि ये रूमा का बेटा है। ये इस तरह की मेंटालिटी की औरत थी जो मैंने वहाँ पे कैच भी करा और काफ़ी लोगों से पता भी लगा कि इस तरह से बना रखती है। लेकिन अब फिलहाल मैंने काफ़ी चेंज करा है इनको। मैंने इनको वो एक बड़ी उम्र के आदमी से इनको एक बॉय वाली लुकिंग पे लेके आई हूँ। मैंने जीने का तरीका सिखाया, जीन्स बताई, टी शर्टें बताई जो एक यंग एज के लड़के पहनते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये कपड़े तो ओल्ड एज के अंकल पहनते हैं, आपको तो जानबूझ के मम्मी बना के रखती है, आप तो ज़्यादा बड़े दिखते हो इन कपड़ों में। इन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे कहने से चेंज किया अपने आप को। इनको ये लग गई प्रॉब्लम। अब मैं आपको और बताऊंगी कि ये क्या क्या करती थी। रात को 1 बजे सोए, फिर 3 बजे उठा दिया, 3:30 बजे उठा दिया, घर में आवाज़ें करना ताकि नींद डिस्टर्ब हो, और एंड में 4 बजे बिस्तर छोड़ देगी ये। 4 बजे उठते पहले नहाओ, फिर पोछा झाड़ू लगाओ। तो ये रूटीन डेली का इसने किया मेरे साथ। डेली टॉर्चर करती थी, किसी ना किसी बात को लेकर परेशान करती रहती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं हंसी हूँ अपनी सास के साथ बैठ के। आपने ये वीडियो सुनी है, मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे पल जो मेरे को इन्होंने टॉर्चर किए मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगी ज़रूर, ताकि आपको ये पता लगे कि एक नार्सिसिस्टिक जो महिला होती हैं, सासें होती हैं, वो कैसी होती हैं। कुछ सासों को बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो अपनी बहुओं को तंग नहीं कर रही होगी, लेकिन वो बहनें समझ रही होंगी जिनकी सासें भी ऐसी होंगी, और जिसकी हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।